हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीपीएस एजुकेशन पॉइंट में। तो मित्रों, आज से हम शुरू करने वाले हैं जो कि क्लास 10th का अग्रवाल का साइंस का आता है प्रैक्टिस सेट। हम देखते हैं कि बच्चों के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 20 में कोई 15 करता है, 12 करता है। तो दोस्तों, उसी के लिए हम अब ये सीरीज चालू करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर की रहेगी, जिसमें हम जो पूछे गए हैं पीछे वर्षों में सवाल उनको हम हल करेंगे। और यदि आप इस क्लास को अटेंड करते हैं, सारी की सारी क्लासें, तो वादा करता हूं आप 20 में 20 करके आएंगे। तो दोस्तों, आज से हम ये सीरीज चालू करेंगे और आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप 20 में 20 करके आएं। और यह क्वेश्चन केवल क्लास 10th के ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश का एक प्रिज्म पर आपतित होता है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म पर आपतित होगा तब किस रंग का विचलन कोण अधिकतम होता है। तो मित्रों, जो एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म से जब कोई प्रकाश की किरण गुजारी जाती है तो इसमें पूछा जा रहा है कि उसमें विचलन कोण किस कलर का अधिक होगा। तो मित्रों, जैसे तुम्हारा मान लो ये क्या है, प्रिज्म एक है। प्रिज्म क्या है दोस्तों? ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म से जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी तब वो जो होगी इसका विचलन कोण कितना होगा। तो दोस्तों, इससे एक लाल कलर निकलेगी। कौन सी? लाल। 7 कलर होती ना दोस्तों, तो इसमें से ऐसे करके 7 के 7 कलर जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। इसमें पूछा गया सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका होगा। तो सबसे कम किसका होता है दोस्तों? लाल का होता है। और सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा जो होता है वो बैंगनी का होता है। किसका होगा दोस्तों? बैंगनी रंग जो होता है, यानी कि डी ऑप्शन जो हमारा है वो सही हो जाएगा। सबसे अधिक विचलन कोण किसका होता है? बैंगनी का होता है। और बैंगनी रंग जो होता है इसकी तरंगदैर्ध्य पूछी जाती है, बहुत ज्यादा बार आई है कि तरंगदैर्ध्य इसकी कितनी होती है। तो जितने भी 7 कलर होते हैं उनमें सबसे कम जो तरंगदैर्ध्य होती है वो बैंगनी की होती है। और बैंगनी रंग जो होता है इसकी तरंगदैर्ध्य कम होने के कारण इसका जो विकिरण होता है, क्या होता है दोस्तों? इसका प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है। इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और दोस्तों, बैंगनी रंग जो होता है पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो इसका प्रकीर्णन काफी ज्यादा होता है। जब सूर्य की किरणें आती हैं पृथ्वी तक तो ये आते आते जो होता है पूरा प्रकीर्णित हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से रंग फैल जाता है। इसी कारण आकाश हमको नीला दिखाई पड़ता है। इसी के साथ में मित्रों यहाँ पर लाल कलर दिया हुआ है, हरा लाल रंग जो होता है ये क्या होता है? तो इसकी तरंगदैर्ध्य जो होती है सबसे ज्यादा होती है। कितनी दोस्तों? इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। सर को छोटा कर। इस तरंगदैर्ध्य जो होती है इसकी सबसे जो होती है ज्यादा किसकी होती है? लाल की होती है। सबसे ज्यादा किसकी दोस्तों होगी? लाल की होती है। आज मित्रों पहला दिन है इसीलिए जो है दिक्कत हो रही, थोड़ा कल से सही हो जाएगा सब। तो लाल कलर जो होता है, लाल की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है? सबसे अधिक होती है। और लाल रंग जो होता है सबसे कम प्रकीर्णित होता है। क्या होता है दोस्तों? लाल कलर जो होता है सबसे कम प्रकीर्णित होता है। सबसे कम प्रकीर्णित कौन सा होगा दोस्तों? तो लाल कलर जो होता है। अब एक एक करके हम लिख रहे हैं अच्छे से, आप लोग भी हमारे साथ में नोट्स बना लीजिए। लाल कलर जो होता है इसकी तरंगदैर्ध्य कैसी होती है? सबसे ज्यादा होती है। तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा लाल कलर की होती है, सबसे ज्यादा होती है। और इसके उल्टा मित्रों याद रखना, इसका प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। लाल कलर जो होता है इसका विचलन कोण जो होता है सबसे कम होता है। इसका विचलन कोण सबसे कम होता है, सबसे कम होता है।
क्या मित्रों, यानी कि लाल कलर जो हमारा है उसका अपकिरणन जो होता है सबसे कम होता है, यानी कि सबसे कम में फैलता है। और इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है सबसे ज्यादा होती है, लगभग 7800 के आसपास। और इसका विचलन कोण जो होता है वह भी सबसे कम होता है। और लाल कलर जो होता है, इसमें पूछा जाता है कि जो हमारा रक्त होता है वो लाल क्यों होता है। तो लाल जो होता है हमारे रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी के कारण क्या होता है, रक्त कैसा दिखाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है। इसी के कारण रक्त कैसा होता है, लाल होता है। तो मित्रों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है तब ये इसमें विचलन कोण किसका ज्यादा होता है। तो बैंगनी का जो होता है सबसे ज्यादा होता है, लाल कलर जो होता है इसका सबसे कम होता है। विकिरण सबसे ज्यादा पूछा जाए किसका होता है तो बैंगनी का होता है। सबसे कम विकिरण किसका होगा, तो सबसे कम विकिरण होता है लाल रंग का, इसीलिए इसके क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तो इसी के साथ मित्रों अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा कौन सा है कि दूसरा प्रश्न हमारा है कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। एक क्या है मित्रों, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है। क्या दी गई है, वक्रता त्रिज्या दी गई है। और पूछा गया है कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला एक है मित्रों, बस छोटा सा है और पूछा जाता है। इससे कई बार प्रश्न आते हैं कि F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी बराबर त्रिज्या बटे 2 होता है। जैसे तुम्हारा ये कोई क्या है मित्रों, अवतल दर्पण है। यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा यहाँ पर पोल है और यहाँ पर क्या है, ये सेंटर है। तो यहाँ पर क्या होती है, फोकस दूरी। तो मित्रों ये वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या पहली बात किसे कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या जिस खोखले गोले का दर्पण बना होता है उसके केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको R से प्रदर्शित करते हैं। अब फोकस दूरी जो होती है उसकी मित्रों देखिए डबल है, यहाँ से यहाँ तक की आधी दूरी, आधी फिर उसके आगे यहाँ पर, यानी कि जो फोकस दूरी हमारी होती है वह त्रिज्या की आधी होती है। तो यहीं से हमारा फार्मूला बनकर के कौन आया, F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है, R/2। अब इसमें दिया गया है कि वक्रता त्रिज्या कितनी है, R बराबर दिया गया है कितना, 40 सेंटीमीटर। कह रहा है कि फोकस दूरी का मान बताइए। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि F बराबर R/2 होता है। तो R की जगह पर 40 रख देंगे, बटे 2 करेंगे, इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। कितना होगा दोस्तों, 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन मित्रों इसमें दिया गया है ए वाला, तो ए ऑप्शन सही है कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी इसकी आधी यानी कि 20 सेंटीमीटर होगी। मित्रों ये जो तुम्हारा अगला प्रश्न दिया है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। जैसे लाल वाले जो बल्ब होते हैं मित्रों उसमें महीन एक तार स्प्रिंग के जैसा होता है, उसको क्या कहते हैं, फिलामेंट, या हिंदी में इसको तंतु कहते हैं। तो ये किसका बना होता है, तो ये दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन जो होता है ये इसका परमाणु क्रमांक मित्रों 74, और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, W से लिखते हैं। टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन इसको W से लिखते हैं। और ये जो है इसका क्या बना होता है, तो बल्ब का तंतु। बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो बल्ब का तंतु या फिलामेंट, फिलामेंट जो होता है ये टंगस्टन का बना होता है। इसका कौन सा सही आंसर है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है तांबा, एक ऑप्शन मित्रों दिया है इसमें तांबा। तांबा जो होता है, तांबा, तांबे के इससे एक प्रश्न आता है दोस्तों। तांबा जो होता है इसका एक प्रश्न आता है कि तांबा जो होता है इससे कौन सी मिश्र धातु बनती है। तो तांबा जो होता है इससे कॉपर और जिंक, यानी कि जब तांबे में जिंक मिलाई जाती है तब एक मिश्र धातु बनती है, इसको हम पीतल कहते हैं। क्या दोस्तों, पीतल कहते हैं। इसका परसेंटेज होता है 70% और 30%। ये दोनों आपस में जब मिला दिए जाते हैं तब पीतल बनकर तैयार होता है। कई बार मिश्र धातु पूछी गई है। और पूछा जाता है कि तांबा जो होता है यह विद्युत का कैसा है, सुचालक है। चांदी के बाद में मित्रों कौन सा आता है, चांदी के बाद में यही आता है कॉपर, जो कि सबसे अच्छा विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और इसका एक अयस्क बहुत पूछा जाता है कि तांबे का अयस्क कौन सा है, तो मैलेकाइट जो होता है, मैलेकाइट। मैलेकाइट दोस्तों कई बार पूछा गया किसका अयस्क है, तो ये कॉपर का होता है।
और एक नाइक्रोम मित्र इसमें ऑप्शन दिया गया है। नाइक्रोम क्या होता है, तो जो हीटर होते हैं हमारे, हीटर में जो स्प्रिंग लगी होती है किसकी होती है, वो नाइक्रोम की लगी होती है। तो नाइक्रोम वाला किसमें आंसर हो जाएगा, हीटर में। फिर एल्युमिनियम मित्र यहाँ पर एक है, एल्युमिनियम का एक एस्क आता है। एल्युमिनियम का एस्क बहुत बार पूछा गया कि बॉक्साइट किसका एस्क है, बॉक्साइट किसका एस्क है। तो दोस्तों कई बार पूछा गया है कि बॉक्साइट किसका एस्क होता है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का एस्क होता है। और एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, एक मिश्र धातु होती है जिसमें 90% क्या होता है, 90% होता है कॉपर और 10% एल्युमिनियम, और इसको मित्रों मिलाकर बनता है हमारा क्या, झूठा सोना, जिसको हम कृत्रिम सोना कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं, कृत्रिम सोना, जिसे आप लोग गीलेट कहते हैं। तो इसमें केवल नाम मात्र का भी सोना नहीं होता है, इसमें क्या होता है, 90% कॉपर होता है, 10% एल्युमिनियम होती है। इन दोनों को मिलाकर सोने के जैसा दिखने वाला क्या बन जाता है, कृत्रिम सोना, जिसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं। तो मित्रों 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। इसके बाद में अगला है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा, कार्यकारी बल जो होता है उस बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। यानी कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें कह रहा है कि कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मित्रों ऑप्शन दिए गए हैं कि ओम का नियम, लेंज का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो मित्रों इसमें जो हमारा आंसर सही होगा वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। कौन सा होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और ये मित्रों कैसे होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं। जैसे मान लो ये हमारा कोई क्या है, ड्राइंग तो अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे ये मित्रों जो है, ये मान लो क्या है, ये हाथ है, कौन सा, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इसमें जो अंगूठा होता है ये चालक पर लगने वाले बल को बताता है। चालक पर लगने वाला बल जो होगा उस बल को बताएगा कौन, अंगूठा। तर्जनी उंगली जो होती है चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। और जो मध्यमा उंगली होती है ये प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा को प्रदर्शित करती है। यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये इस नियम के अनुसार यदि हम अपने अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगली को इस प्रकार एक दूसरे के लंबवत फैलाएं कि चालक पर लगने वाला जो बल होगा उसे अंगूठा प्रदर्शित करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा उंगली प्रवाहित धारा को प्रदर्शित करती है। इसे क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। और वही इसमें पूछा गया है कि धारावाही कार्यकारी बल जो है तुम्हारा, कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं। तो कार्यकारी बल यानी कि चुंबकीय बल, तो इसका प्रयोग किससे किया जाता है, तो इसका प्रयोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ, फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ होता है बाएं हाथ के नियम के अनुसार किया जाता है। और दोस्तों इसमें दिया गया है कि ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें या तो इससे न्यूमेरिकल ना बना हो और या फिर ये ओम का नियम ना आया हो। तो मित्रों इसको अच्छे से पढ़ना। ओम का नियम जो होता है क्या होता है, ओम का नियम बहुत ही आसान होता है, थोड़ी सी बस समझना है आपको। ओम का नियम, जब किसी चालक पर ताप दाब या भौतिक अवस्थाएं, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब इत्यादि को क्या रखा जाए, स्थिर रखा जाए। ताप दाब आदि जैसी अवस्थाएं जो होती हैं इनको क्या रखा जाए, स्थिर रखा जाए। तो चालक में बहने वाली जो धारा होगी वह विभवांतर I के समानुपाती होती है। इसे ओम का नियम कहते हैं। क्या दोस्तों, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब इत्यादि को नियत रखा जाए, स्थिर रखा जाए, तो चालक में बहने वाली धारा उसमें विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसे ओम का नियम कहते हैं। यह मित्रों निशान जब बढ़ता है तो बीच में क्या आ जाएगा, बराबर का निशान, और यहाँ पर क्या आ जाता है, आर। आर क्या है, इसमें कांस्टेंट है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। V बराबर IR या RI, ये जो क्या होता है, ओम का नियम। जिससे हम क्या ज्ञात करते हैं, तो परिपथ में विभवांतर ज्ञात करते हैं। तो इसका आंसर मित्रों जो तुम्हारा है कौन सा सही होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।
ऑप्शन डी नंबर जो हमारा है वो कौन सा है, डी नंबर सही हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसके बाद में मित्रों फिर से वही क्वेश्चन आया है वक्रता त्रिज्या से। वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, वक्रता त्रिज्या जो है इसका मात्रक क्या होता है, ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, बहुत ही अच्छे ऑप्शन, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, लास्ट में दिया है ये सभी। तो मित्रों जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ये कोई हमारा क्या है दर्पण है, यहाँ पर क्या है सेंटर है, और इसके बीच की दूरी को कहाँ से नापते हैं, मीटर से भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर भी होता है और मिलीमीटर भी होता है, यानी कि इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सही होगा, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इनमें से सभी। इसके बाद में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि जो हमारा लेंस है, मानव नेत्र के अंदर जो लेंस लगा होता है, अभिनेत्र लेंस, अभि माने अंदर, नेत्र माने लेंस, और नेत्र माने आंख, और लेंस माने लेंस, यानी कि हमारे आंख के अंदर जो नेत्र लगा हुआ है, कौन सा नेत्र, अभिनेत्र लेंस। तो कह रहा है कि उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन करना है, उसकी फोकस दूरी क्या करना है, उसकी फोकस दूरी को बदलना है। अभिनेत्र लेंस जो है इसमें परिवर्तन किससे किया जाएगा, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभ द्वारा और परितारिका द्वारा। तो मित्रों बहुत ही आसान प्रश्न भी है, जैसा कि अभी हल कर रहे हैं हम। देखिए कह रहा है कि जो हमारी नेत्र है उसमें लेंस की फोकस दूरी में बदलाव करना है। तो लेंस जैसे हमने मान लिया ये कोई क्या है, हमारी आंख है, क्या है दोस्तों, ये हमारी कोई एक आंख है, ये सबसे बाहरी परत जो होती है मित्रों से क्या कहते हैं, दृढ़पटल होती है। कौन सी होती है, ये हमारी दृढ़पटल है। और इस दृढ़पटल के नीचे दूसरी परत होती है, इसे क्या कहता है, रक्तक पटल होती है। कौन सी, रक्तक पटल। मित्रों हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन के साथ में थोड़ा बहुत थ्योरी आपकी तैयार हो जाए। ये मानव नेत्र के सबसे बाहरी वाला भाग जो उठा हुआ भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कार्निया कहते हैं। इसके नीचे वाली ये परत कौन सी होती है, ये होती है रक्तक पटल। कौन सी परत होगी, रक्तक पटल। इसी के बाद में उसके नीचे एक परत होती है जिससे हम क्या कहते हैं, इसे हम रेटिना कहते हैं। ये कौन सी परत होगी, रेटिना होती है। अब मित्रों यहाँ पर जो होता है, ऐसे ऐसे कुछ पेशियां आई होती हैं, क्या आई होती हैं, ऐसे पेशियां। और यहाँ पर क्या लगा होता है, ये लेंस लगा होता है। क्या है मित्रों, ये होता है लेंस। और यहाँ पर हल्की सी ऐसे दो पर्दे टाइप के टंगे होते हैं, ये वाले। क्या मित्रों, ये दो पर्दे टाइप के इससे टंगे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ये क्या होती है मित्रों, आइरिस या परितारिका होती हैं। आइरिस या इसी को क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। और ये नेत्र जो लेंस लगा होता है, इसे नेत्र लेंस, जो कि कैसा होता है, ये उत्तल लेंस होता है। कैसा होगा दोस्तों, उत्तल लेंस होता है। ये जो परत होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है, जिसका नाम क्या है, रेटिना। रेटिना जो होती है इस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इस पर उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। कैसा दोस्तों, उल्टा, वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा दोस्तों, पूछा जाता है कि मानव नेत्र जो होती है उसमें पहली बात तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना जो लेयर होती है वहां पर बनता है, सबसे अंदर होती है। और कैसा बनता है इस पे, तो उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसी के बाद मित्रों पूछा गया है इसमें, ये जो लेंस है हमारा, कौन सा, मान लो ये कोई क्या है, लेंस है। अब इसकी फोकस दूरी हमें क्या करना है, घटाना या बढ़ाना है। वही पूछा है, फोकस दूरी को परिवर्तित किया जाता है तो पश्चिमाभ द्वारा। ये वाली मित्रों जो यहाँ पर लगे हुए हैं पेशियां, ये जो है ये वाली, इनको हम क्या कहते हैं, पश्चिमाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिमाभ। तो पश्चिमाभ द्वारा जो होता है ये नेत्र लेंस, ऐसे हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे इसको खींचेंगे तो पतला होगा, खींच देंगे इससे चौड़ा हो जाएगा। तो कम और ज्यादा किससे होगा, जब लेंस की चौड़ाई बढ़ेगी तो फोकस दूरी भी बढ़ेगी, यानी कि
पता है हमें कि पश्चमाभ जो होती हैं इनके द्वारा, इन पेशियों के द्वारा यदि लेंस बड़ा किया जा रहा है या इसको छोटा किया जा रहा है तो फोकस दूरी बदल जाएगी। तो वही पूछा गया कि लेंस, अभिनेत्र लेंस जो है उसकी फोकस दूरी जो होती है किसके द्वारा कम या ज्यादा की जाएगी। तो मित्रों याद रखना पश्चिमाभ द्वारा, ये बहुत बार पूछा गया है किसके द्वारा होगा, तो पश्चिमाभ इसका आंसर होगा। और मित्रों ये कार्निया जो होती है, पूछा जाता है कि मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो दान कौन सा भाग किया जाता है, तो कार्निया को जो होता है दान किया जाता है 6 घंटे के अंदर। यदि किसी व्यक्ति की कार्निया को किसी अन्य व्यक्ति के लगा दिया जाए तो वो काम करती है। इसके बाद में दर्पटल जो होती है ये नेत्र का सबसे बाहरी भाग, सबसे कठोर भाग होता है जो पूरे मानव नेत्र के क्या करता है, सुरक्षा करता है। यहाँ पर ये क्या होती हैं, ये तंत्रिका, प्रकाशीय तंत्रिका कोशिका होती हैं। ये क्या होते हैं, तंत्रिका कोशिका जो कहा जाती है हमारे दिमाग को जाते हैं, जो कि जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसको सीधा करके हमें दिखाती हैं। तो मित्रों इसके अंदर जो भरा होता है ये कौन सा द्रव होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कचाभ द्रव होता है। अंदर कौन सा होगा, कचाभ द्रव होता है। बाहर वाला कौन सा होता है, इसमें एक भरा होता द्रव जिसे हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो भरा हुआ है इसे हम कहते हैं जलीय द्रव, अंदर वाला क्या होता है, कचाभ द्रव। यहाँ पर एक बिंदु पाया जाता है पीत बिंदु, यहाँ पर एक होता है अंध बिंदु। तो मित्रों ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रश्न नंबर 6। यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा। यदि अच्छा लगा हो तब भी बताइए और नहीं अच्छा है तब भी बताइए, ताकि हम अपनी कमियों को सुधार पाएं। इसके बाद मित्रों अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 जो है हमारा वो है कि प्रत्येक 4 ओम वाले प्रतिरोध, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। कह रहा है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध हैं और वो जुड़े हुए हैं किसी चालक तार से। कितने मित्रों, 4 हैं और कैसे जुड़े हैं, कह रहा है कि किसी चालक तार से समांतर क्रम में जुड़े हैं। आपको पता है मित्रों समांतर क्रम जो होता है उसमें कुछ इस तरह से जोड़े जाते हैं प्रतिरोध। और कितने जुड़े हैं, तो 4 जुड़े हुए हैं। और कह रहा है कि प्रत्येक का जो प्रतिरोध है वह कितना है, तो प्रत्येक का कह रहा है कि प्रतिरोध 4 ओम का है। तो 4 ओम हम यहाँ लिख सकते हैं आराम से। तो ये मित्रों 4 ओम के इसमें कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं, ए, इसको हम मान लेते हैं ए सिरा, इसको बी सिरा, इसको हम किसी 20 वोल्ट बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब पूछा गया है कि इस क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो मित्रों समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जितने मित्रों प्रतिरोध लगे हों उतना हम इसको आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। अब सीधे इसमें मान रखना है 1/r का मान कितना है 4, r2 का मान कितना है 4, सब मित्रों कितने के हैं 4 ओम के हैं। अब इसका लासा लेंगे मित्रों तो 4 हो जाएगा, ऊपर सब जुड़ जाएंगे 1 + 1 + 1 + 1 कितना होगा, ये 4 होंगे, 4 से 4 कटेगा। तो इसके बाद मित्रों आंसर कितना आएगा 1 ओम, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वह कितना होगा 1 ओम। इसका पहला वाला ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही हो गया। अब फिर मित्रों दिया है कि कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है। अम्लीय मित्रों अम्ल पूछा गया है। तो अम्ल इसमें जो होगा ऑप्शन दिया है पहला CH3COOH, फिर दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर CH3COOH और फिर दिया है CH4। तो मित्रों इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो कौन सा, इसमें एक दिख रहा है अम्ल, कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। कौन सा, CH3COOH, CH3COOH। ये मित्रों जो होता है इसमें दिया गया है एसिटिक अम्ल। कौन सा, एसिटिक अम्ल। ये मित्रों क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को कि इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है। CH3CHO, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3COOH और लास्ट में दिया है CH4। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो अम्लीय होगा यानी कि हमसे अम्ल पूछा गया है तो अम्ल इसमें कौन सा होगा, अम्ल तुम्हारा CH3COOH जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। इससे मित्रों एक क्वेश्चन बार बार आता है कि इसमें अम्लीय हाइड्रोजन जो होते हैं
उनकी संख्या कितनी होती है। तो मित्रों अम्लीय हाइड्रोजन इसमें पूछे जाए तो अम्लीय हाइड्रोजन इसमें कितने होंगे, एक होता है। कितना दोस्तों, एक होता है अम्लीय हाइड्रोजन। टोटल हाइड्रोजन पूछे जाए तो उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, लेकिन अम्लीय कितने होते हैं, एक होता है। और एस्टिक अम्ल जो होता है ये कई बार आया है, इसको अम्ल जो होता है किसमें पाया जाता है। तो मित्रों जो सिरका होता है हमारा उसमें कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसी के साथ में एक मीथेन मित्रों दिया हुआ है। मीथेन गैस जो होती है ये कई बार पूछा गया है कि मीथेन गैस जो होती है ये जो होती है कहाँ पाई जाती है। तो हमारे जो ये धान के खेत होते हैं, धान के खेत या गोबर गैस जिसे हम कहते हैं, उनमें दलदली भूमि जो होती है वहां पर पाई जाती है। धान के खेतों में या जहां भी नम वाली चीजें, सड़ी गली चीजें होती हैं, वहां पर कौन सी गैस बनती है, मीथेन गैस बनती है। तो मित्रों इसका कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, CH3COOH। इसके बाद में विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। विरंजक चूर्ण जो हमारा है पूछा गया उसका रासायनिक सूत्र बताइए। ऑप्शन दिया गया है CaPO3 का होल्टोइज, Ca नहीं मित्रों ये है तुम्हारा पहला ऑप्शन Na2CO3 10H2O CaO Cl2 NaOH और K2CO3। तो इसमें मित्रों विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का हमसे फार्मूला पूछा जा रहा है, तो सीधा सा हमें पता है इसका फार्मूला क्या होता है कि CaO, ये वाला मित्रों इसका सही आंसर होगा CaO और CaOCl2। क्या दोस्तों, CaOCl2 इसको ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग बहुत बार आया है, रंग उड़ाने में किया जाता है। कहाँ दोस्तों, रंग उड़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हम फूलों पर इसको डाल दें तो उनके रंग को गायब कर देता है, यानी कि विरंजक के रूप में। विरंजक का मतलब रंग को उड़ा देना। विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका नाम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। और मित्रों इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग बैक्टीरिया, जल के शुद्धिकरण में, कई बार आया है जल के शुद्धिकरण में, जल में कीटाणुओं को मारना है तब इसका प्रयोग उसमें किया जाता है। और मित्रों इसमें ऑप्शन एक दिया गया है कि NaOH, ये क्या है, तो NaOH मित्रों जो होता है प्रबल क्षार होता है। क्या है दोस्तों, NaOH जो होता है ये क्या है, प्रबल क्षार है। NaOH ये कैसा है, प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है। ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। कपड़े धुलने वाला साबुन भी बनता है, कपड़े धुलने वाला साबुन बनाया जाता है। और मित्रों एक होता है KOH, जिससे मुलायम साबुन बनते हैं। साबुन दो तरीके के होते हैं, कठोर साबुन और मृदु साबुन। तो जो नहाने वाला साबुन होता है, मुलायम साबुन, वो बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। और कपड़े धुलने वाला साबुन जो होता है वो तुम्हारा NaOH कास्टिक सोडा जो होता है इससे बना होता है। इसी के साथ मित्रों एक्स में दिया गया है कि Na2CO3 10H2O, ये क्या है दोस्तों, तो ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे धामन सोडा के नाम से भी जानते हैं। कौन सा, धामन सोडा। ये Na2CO3 × 10H2। इसमें पूछा जाता है कि जल के अणु कितने हैं, जल के अणु सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या दोस्तों होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट।
तो सोडियम कार्बोनेट में पूछा था कि जल के अणु कितने होते हैं। तो मित्रों इसमें जो जल के अणु होते हैं वो कितने हैं, 10 हैं। कितने अणु हैं इसमें, 10 लिखा हुआ है ना, CN2CO3 × 10⁻²। तो इसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। कई बार पूछा गया कि धोने वाला सोडा और इसके अलावा जो खाने वाला सोडा होता है इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। NaHCO3 ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और ये होता है सोडियम कार्बोनेट। तो मित्रों इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कि कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका मित्रों CaPO3 का होल थ्राइज, ये इसको मित्रों आंसर होता है कौन सा, पहला हो जाएगा। इसके बाद में किसी विलयन का pH मान कितना है, 3। और पूछा गया विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा अम्लीय होगा। कितना टाइम से विलयन जो होगा क्षारीय होगा अम्लीय होगा। तो मित्रों आज के लिए यहीं तक हम प्रश्न रखते हैं। यदि आपको अच्छा लगा सेशन तो लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और इसी तरीके से आज कुछ दिक्कत हुई है क्योंकि पहली बार डिजिटल बोर्ड इसमें चलाओ तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर आप लोग 20 में 20 प्रश्न करके आएं। इसके लिए लगातार हम क्लास लाते रहेंगे और मेरे साथ में आप लोग नोट करिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, तुम्हारा कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें बहुत सारे भर भर कर प्रश्न आते हैं कि ये बताओ धामन सोडा का फार्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है। तो मित्रों बस सभी को जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।